हेलो बच्चों, अभी हम इमाइल दुर्खिम का जो है उद्विकासीय सिद्धांत पढ़ रहे थे कि इमाइल दुर्खिम का योगदान समाजशास्त्र के क्षेत्र में क्या क्या रहा है। तो इसके अंतर्गत हम श्रम विभाजन का अध्ययन कर रहे थे। तो दुर्खिम का उद्विकासीय सिद्धांत क्या है? तो दुर्खिम ने समाज के उद्विकासीय सिद्धांत की व्याख्या श्रम विभाजन और सामाजिक एकता के प्रकारों के आधार पर की है। वे मानते हैं कि समाजों का विकास यांत्रिक एकता से सावयवी एकता की ओर क्रम में होता है। इस विकास का कारण श्रम विभाजन है। प्रारंभ में समाज में श्रम विभाजन का अभाव होता है। समाज की जनसंख्या भी कम होती है। जनसंख्या का घनत्व जो है वो कम होता है। धीरे धीरे समाज की जनसंख्या में वृद्धि होती जाती है, उसके घनत्व में भी वृद्धि होती जाती है। समाज के सदस्यों की आवश्यकताएं भी बढ़ जाती हैं। प्रारंभ में समाज सरल, सादे और सीधे होते हैं। उनमें यांत्रिक एकता होती है। यांत्रिक एकता वाले समाजों की सभी विशेषताओं की प्रधानता होती है, जैसे दमनकारी कानून का प्रचलन होता है, सामूहिक प्रतिनिधान और सामूहिक चेतना का प्रभुत्व होता है। यांत्रिक एकता से समाज सावयवी एकता की विशेषताओं वाले समाजों में परिवर्तन और विकास एक ऐतिहासिक तथ्य हैं। तो दुर्खिम जो है वो स्पेंसर की भांति ये मानते हैं कि समाज सरलता से जटिलता की ओर विकसित होता है। समाज के विभिन्न गुणों में समानता से विभिन्नता में परिवर्तन होता है। आत्मनिर्भरता से पारस्परिक निर्भरता में परिवर्तन होता है। इस प्रकार समाज यांत्रिक एकता से सावयवी एकता, श्रम विभाजन की वृद्धि के फलस्वरूप परिवर्तन होता है। सामाजिक परिवर्तन एक काल क्रमिक प्रक्रिया है। इसमें समय के साथ साथ जो है श्रम विभाजन बढ़ता जाता है। दुर्खिम इसे ऐतिहासिक घटना मानते हैं। तो श्रम विभाजन के कारण विशेषीकरण आता है, जो समाज में परिवर्तन लाता है। विशेषीकरण से समाज की विभिन्न इकाइयों में परस्पर निर्भरता बढ़ती है, जो समाज को सावयवी एकता वाले समाज में विकसित और परिवर्तित कर देती है। दुर्खिम कहते हैं कि श्रम विभाजन आदि सामाजिक तथ्य हैं। इनका सामाजिक परिवर्तन में प्रभाव पड़ता है। श्रम विभाजन से मानव के सुख में भी वृद्धि होती है। सामाजिक परिवर्तन समाज के विभिन्न गुणों जो यांत्रिक एकता वाले समाज में पाए जाते हैं उनमें भी होता है। तो समाज के जो है यांत्रिक एकता वाले गुणों से सावयवी एकता वाले गुणों में परिवर्तन का प्रदर्शन जो यांत्रिक और सावयवी एकता में दोनों में अंतर है उसमें हम कर चुके हैं। जो इसके बाद हम श्रम विभाजन के कारणों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम बता चुके हैं कि यही दुर्खिम का जो है सामाजिक परिवर्तन का उद्विकासीय सिद्धांत है। अब इन्होंने जो उद्विकासीय सिद्धांत बताया है, इसके प्रकार बताए हैं, सामाजिक एकता बताई है, नवीन समूह का निर्माण, सामाजिक इसके प्रकार, लक्षण, विशेषताएं, इन सब का जो है इन्होंने उद्विकास किया है। उसके पीछे क्या कारण हैं? तो इमाइल दुर्खिम श्रम विभाजन के कारणों को स्पष्ट करते हैं। इमाइल दुर्खिम ने श्रम विभाजन के कारणों को जो विवेचना की है वो अपनी पुस्तक की द्वितीय खंड में की है, जिसके उन्होंने 2 कारण माने हैं। प्रथम कारण है जनसंख्या में वृद्धि और द्वितीय कारण है सामूहिक चेतना का ह्रास या कमी, और दूसरा है पैतृकता का घटता प्रभाव, जिसके अंतर्गत हम अभी विस्तृत रूप में अध्ययन करते हैं कि जनसंख्या में वृद्धि कैसे होती है। दुर्खिम मत के मतानुसार श्रम विभाजन का प्राथमिक कारण जनसंख्या में वृद्धि होना है। जनसंख्या की वृद्धि 2 प्रकार से बताई है, जनसंख्या के आकार में वृद्धि और जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि, जैसा कि हम द्वितीय वर्ष में अध्ययन कर चुके हैं। दुर्खिम कहते हैं कि श्रम विभाजन समाजों की जटिलता और घनत्व के साथ सीधे अनुपात में विचरण करता है, और यदि सामाजिक विकास के दौरान वह निरंतर वृद्धि करता है तो इसका कारण यह है कि समाज नियमित रूप से अधिक घने और सामान्यतः अधिक जटिल हो जाते हैं। तो ये उन्हीं के शब्दों में कहा गया है। वे आगे कहते हैं कि जनसंख्या के बढ़ने और घटने का समाजों के श्रम विभाजन के बढ़ने या घटने के साथ सीधा संबंध होता है। घनत्व बढ़ेगा तो समाजों की जटिलता भी बढ़ेगी। ये बढ़ने की प्रक्रिया समाजों के विकास के साथ साथ निरंतर चलती रहती है। जनसंख्या के आकार और घनत्व की वृद्धि के कारण खंडात्मक समाज जो है मिश्रित समाज में बदल जाते हैं। यातायात के साधनों की सुविधा का प्रभाव भी समाज की जटिलता और विशेषीकरण पर पड़ता है। लोगों को आने जाने की सुविधा मिलने से वे एक स्थान पर केंद्रित होने लगते हैं, जैसे मेले वगैरह होते हैं। इसी संदर्भ में दुर्खिम जो है घनत्व को 2 प्रकार बताते हैं कि पहला है भौतिक घनत्व और दूसरा है नैतिक घनत्व।
तो शारीरिक दृष्टि से जब लोग एक स्थान पर केंद्रित होते हैं, उससे जो जनसंख्या का घनत्व बढ़ता है, उसे जो है एमाइलोदुर्खिम भौतिक घनत्व कहते हैं। इसको बढ़ाने में यातायात के साधनों का प्रभाव पड़ता है। नैतिक घनत्व में समाज के सदस्यों के संबंधों, सामाजिक क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं की वृद्धि को देखा जा सकता है। यह भौतिक घनत्व के बढ़ने से बढ़ता है। जब नैतिक घनत्व बढ़ता है तो समाज की जटिलता भी बढ़ जाती है। तो सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि जनसंख्या की वृद्धि के दूरगामी प्रभाव पड़ते हैं, जिससे समाज सरल अवस्था तथा यांत्रिक एकता से जटिल अवस्था तथा सामाजिक सावयवी एकता में परिवर्तित हो जाता है। जनसंख्या के बढ़ने से अस्तित्व के लिए संघर्ष, श्रम का विभाजन, भौतिक घनत्व तथा नैतिक घनत्व में वृद्धि आदि, ये सब जो है समाज की सामाजिक संरचना में जटिलता में वृद्धि हो जाती है। अब एमाइलोदुर्खिम जो है इसके द्वितीयक कारक को स्पष्ट करते हैं। इसके भी इन्होंने 2 प्रकार बताए हैं, जिसकी व्याख्या निम्न है। पहला है सामूहिक चेतना का ह्रास, या हम इसे सामूहिक चेतना में कमी भी कह सकते हैं। तो एमाइलोदुर्खिम मानते हैं कि सामूहिक चेतना के कम होने से व्यक्तिगत चेतना में वृद्धि होती है, जो श्रम विभाजन में वृद्धि करती है। सामूहिक चेतना को श्रम विभाजन का द्वितीय कारक बताया है, जो श्रम विभाजन पर विपरीत प्रभाव डालता है। सामूहिक चेतना प्रबल होगी तो श्रम विभाजन में वृद्धि नहीं होगी, और सामूहिक चेतना घटेगी तो कमज़ोर पड़ेगी तो उससे श्रम विभाजन में वृद्धि होगी। तो उन्हीं के शब्दों में ये देख सकते हैं, ये देखा जा सकता है कि श्रम विभाजन की प्रगति उतनी ही अधिक कठिन और धीमी होगी जितनी सशक्त और निश्चित सामूहिक चेतना होगी। इसके विपरीत यह उतनी ही तीव्र होगी जितनी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत पर्यावरण के साथ सामंजस्य करने में समर्थ है। इसके बाद उन्होंने दूसरा बिंदु बताया है पैतृकता का घटता प्रभाव। इसके अंतर्गत दुर्खिम कहते हैं कि पैतृकता जब प्रभावशाली होती है तो सामाजिक परिवर्तन की गति धीमी होती है। पैतृकता से तात्पर्य यहाँ एमाइलोदुर्खिम बताते हैं कि समाज में व्यवसाय, कार्यों का बंटवारा आदि प्रदत्त होते हैं, व्यक्ति के जन्म के आधार पर निश्चित होते हैं। इस प्रकार जो है समाज में पैतृकता के कठोर होने के कारण व्यवसाय और कार्यों का बंटवारा प्रतिबंधित होता है, जो सामाजिक परिवर्तन में बाधिक होता है। इससे श्रम विभाजन में वृद्धि नहीं होती। इन्हीं जो है वास्तविकताओं के आधार पर निम्न निष्कर्ष उन्होंने दिए हैं 2-3 कि लोग जो है परंपरागत व्यवसाय त्याग कर अन्य व्यवसाय करेंगे। श्रम विभाजन में वृद्धि भी तेज़ी से होगी। आधुनिकीकरण भी पैतृकता के प्रभाव को घटाता है। तो वो निष्कर्ष रूप में कहते हैं कि पैतृकता के प्रभाव के बढ़ने से श्रम विभाजन नहीं बढ़ता तथा पैतृकता के घटने से श्रम विभाजन बढ़ता है। इनमें परस्पर विपरीत संबंध है, एक के घटने से दूसरा बढ़ता है। अब इसके पश्चात एमाइलोदुर्खिम ने श्रम विभाजन के परिणामों का अध्ययन किया है, जो निम्न है। इसके अंतर्गत प्रथम बिंदु है प्रकार्यात्मक स्वतंत्रता एवं विशेषीकरण। दुर्खिम कहते हैं कि श्रम विभाजन का प्रभाव महत्वपूर्ण प्रभाव है कि इसके द्वारा कार्यों का विभाजन होता है, उससे विशेषीकरण में वृद्धि होती है, व्यक्ति के कार्यों को चुनाव करने के लिए स्वतंत्र होता है, इस पर पैतृकता का बंधन नहीं रहता। व्यक्ति विशिष्ट कार्य करता है, अपनी शारीरिक क्षमता का विशिष्ट कार्य करने के लिए जितना अधिक उपयोग करेगा उसकी क्षमता में उतना अधिक निखार आता जाएगा। व्यक्ति जब निश्चित कार्य करता है तो उसके प्रकार का एक निश्चित रूप भी बन जाता है। अब इसके बाद उन्होंने दूसरा जो है श्रम विभाजन का परिणाम बताया है सभ्यता का विकास। वे लिखते हैं कि जनसंख्या के आकार और जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि से समाज में श्रम विभाजन में वृद्धि होती है, जिसका परिणाम सभ्यता का विकास है। सभ्यता स्वयं उन परिवर्तनों का आवश्यक परिणाम है जो समाजों के आकार तथा घनत्व में उत्पन्न होते हैं। अब इन्होंने तीसरा बिंदु बताया है सामाजिक प्रगति। परिवर्तन अवश्य होते हैं, समाज हमेशा गतिशील रहता है। समाज कोई वस्तु नहीं है, ये तो एक प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। परिवर्तन से ही समाज की प्रगति होती है। श्रम विभाजन को परिवर्तन का कारण माना है तथा परिवर्तन को प्रगति का कारण। इस प्रकार प्रगति श्रम विभाजन का परिणाम है। नेक्स्ट बिंदु है सामाजिक परिवर्तन एवं व्यक्तिगत परिवर्तन। तो श्रम विभाजन का जो परिणाम है, इसके अंतर्गत दुर्खिम कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन और व्यक्तिगत परिवर्तन की व्याख्या श्रम विभाजन के आधार पर की है।
वे मानते हैं कि जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या के आकार में वृद्धि से जो परिवर्तन आते हैं, वे श्रम विभाजन में वृद्धि करके समाज की संरचना और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन करते हैं। इसके प्रभाव व्यक्ति पर पड़ते हैं। व्यक्ति के विचार, दृष्टिकोण, व्यवसाय को चुनने की जो स्वतंत्रता होती है वह, और व्यक्तिवाद की भावना आदि में भी परिवर्तन आ जाते हैं। क्योंकि श्रम विभाजन तो विशेषीकरण, पारस्परिक निर्भरता आदि का कारण है। दुर्खिम कहते हैं कि ये चौथा परिणाम है जो समाज और व्यक्ति का विकास भी है। सामाजिक परिवर्तन से ही व्यक्ति में भी परिवर्तन आते हैं। नेक्स्ट बिंदु बताया है कि नवीन समूह की उत्पत्ति और अंतर्निर्भरता होना आवश्यक है। वे कहते हैं कि श्रम विभाजन से समाज में विशेषीकरण आ जाता है। एक विशेष कार्य को करने के लिए विशेष व्यक्तियों का समूह संगठित होकर उस कार्य को संपन्न करता है। इस प्रकार से समाज में जितना अधिक श्रम विभाजन होगा उतने ही अधिक विशिष्ट समूह समाज में बन जाते हैं। इसके बाद इमाम दुर्खिम ने नेक्स्ट बिंदु बताया है व्यक्तिवादिता का विकास। उनमें से एक परिणाम व्यक्तिवादिता विचारधारा है। इसके अंतर्गत समाज में श्रम विभाजन से समाज में सामूहिक चेतना और सामूहिक निर्धारण का प्रभाव जो है वो शिथिल हो जाते हैं तथा व्यक्तिगत चेतना में वृद्धि हो जाती है। व्यक्तित्व का महत्व बढ़ जाता है, समूहवाद में कमी आ जाती है। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत विचार, दृष्टिकोण और स्वतंत्रता बढ़ जाती है। इन सब का परिणाम क्या होता है कि व्यक्तिवादी विचारधारा को उन्नत और विकसित करने में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। अब इसके बाद उन्होंने नेक्स्ट बिंदु बताया है प्रतिकारी कानून एवं नैतिक दबाव। तो श्रम विभाजन का एक महत्वपूर्ण परिणाम है ये कि दमनकारी कानून से प्रतिकारी कानून के परिवर्तन के रूप में जिसे हम देख सकते हैं। जब समाज में श्रम विभाजन का अभाव होता है तब समाज में प्रतिकारी कानून व्यवस्था होती है तथा सामूहिक चेतना का वर्चस्व बढ़ जाता है। लेकिन जब श्रम विभाजन में वृद्धि होती है तो व्यक्तियों में विशेषीकरण बढ़ता है। इसके कारण समझौते संबंधों का विकास हो जाता है। पारस्परिक संबंध जो हैं वो जटिल बन जाते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व के स्थान पर व्यक्तिगत उत्तरदायित्व बढ़ जाते हैं। इसके अंतर्गत जो है दमनकारी कानून का स्थान प्रतिकारी कानून ले लेते हैं। सामूहिक हितों से संबंधित नैतिकता का भी विकास हो जाता है। इससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, स्वार्थ आदि पर नियंत्रण रखा जा सकता है। इसके बाद एमएल दुर्खिम ने नेक्स्ट बिंदु बताया है श्रम विभाजन का परिणाम कि सावयवी सामाजिक एकता जो है उसकी स्थापना हो जाती है। इसके अंतर्गत वास्तविकता है कि श्रम विभाजन के सारे परिणामों की व्याख्या इसके अंतर्गत की जा सकती है। वे कहते हैं कि श्रम विभाजन के अभाव में अल्पता की स्थिति में समाज में यांत्रिक एकता होती है। जब समाज सरल होते हैं, छोटे होते हैं, जनसंख्या कम होती है, उनमें तो यांत्रिक एकता पाई जाती है। और जैसे जैसे श्रम विभाजन में वृद्धि होती है, जनसंख्या बढ़ जाती है, वैसे वैसे समाजों में विशेषीकरण आ जाता है, पारस्परिक निर्भरता बढ़ जाती है, अन्योन्य आश्रितता और सहयोग बढ़ जाता है। इसी सहयोग के परिणाम स्वरूप जो है समाज में सावयवी एकता स्थापित हो जाती है। इसी को दुर्खिम ने श्रम विभाजन का परिणाम या जो है सावयवी सामाजिक एकता कहा है। इसके बाद इमाम दुर्खिम ने श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूप बताए हैं जो समाज को उन्नति के स्थान पर जो है अवनति की ओर ले जाते हैं। जो समाज के लिए व्याधिकीय परिणाम होते हैं वो उनसे समाज में एकता पैदा नहीं होती, जो निम्नलिखित हैं। पहला है आदर्शहीन श्रम विभाजन, दूसरा है बलात् श्रम विभाजन और तीसरा है व्यक्तिगत कार्य की अपर्याप्तता। तो इसके अंतर्गत इमाम दुर्खिम प्रथम बिंदु बता रहे हैं कि श्रम विभाजन का जो असामान्य स्वरूप है उनमें आदर्शहीन श्रम विभाजन प्रथम बिंदु है। जब समाज में श्रम विभाजन विभिन्न सामाजिक कार्यों में तालमेल या परस्पर सामंजस्य स्थापित नहीं करता है तब वह एक दूसरे के कार्य और विकास में बाधाएं उत्पन्न करता है। ऐसे में दुर्खिम कहते हैं कि ऐसा विशेष रूप से आर्थिक क्षेत्रों और विज्ञान के क्षेत्रों में अव्यवस्थित श्रम विभाजन के फलस्वरूप होता है। दुर्खिम ने श्रम विभाजन को आदर्शहीन श्रम विभाजन कहा है। जो श्रम विभाजन विभिन्न प्रकारों में असामंजस्य उत्पन्न करता है, यह आदर्शहीन श्रम विभाजन आर्थिक क्षेत्र और वैज्ञानिक क्षेत्र में पाया जाता है। इसको जो है दो बिंदुओं में विभाजित किया है,
प्रथम बिंदु है आर्थिक क्षेत्र में आदर्शहीन श्रम विभाजन और द्वितीय बिंदु है वैज्ञानिक क्षेत्र में आदर्शहीन श्रम विभाजन। अब इन्होंने जो है दूसरा प्रमुख बिंदु बताया है बलात् श्रम विभाजन। दुर्कheim मानते हैं कि बाहर से थोपा गया श्रम विभाजन बलात् श्रम विभाजन है। व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुसार कार्य को चुनने और त्यागने की स्वतंत्रता नहीं होती, उससे सख्ती से काम लिया जाता है, वह पूर्व निश्चित कार्यों को करने के लिए बाध्य रहता है। दुर्कheim मानते हैं कि श्रम विभाजन से एकता स्थापित करना सरल कार्य नहीं है। यह तभी संभव हो सकता है जब समाज के सभी लोगों को उनकी योग्यता, कुशलता और रुचि के अनुसार जो है व्यवसाय और कार्य मिले, जो जातिगत व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था में नहीं मिल सकता। यह श्रम विभाजन का दुष्कार्य है, जिसे बलात् श्रम विभाजन भी कहते हैं। तीसरा जो है श्रम विभाजन का सामान्य स्वरूप दुर्कheim ने बताया वो है व्यक्तिगत कार्य की अपर्याप्तता। इसके अंतर्गत दुर्कheim जो है श्रम विभाजन के द्वारा समाज में एकता पैदा नहीं कर सकता। जब तक कार्य करने वालों के काफ़ी काम नहीं दिया जाए, व्यक्ति को उसकी क्रियाओं के लिए पर्याप्त सामग्री प्राप्त होनी चाहिए। श्रम विभाजन के कारण ऐसा नहीं हो पाता है। व्यावसायिक और औद्योगिक संस्थाओं में श्रम का विभाजन ठीक से नहीं हो पाता है। लोगों में असंतोष हो जाता है, अनुपयोगी कार्यों की अधिकता बढ़ जाती है, कार्यों का विभाजन जो है अनुपयोगी हो जाता है। इससे व्यवस्था स्थापित ना होकर अव्यवस्था बनी रहती है। जब श्रम विभाजन अव्यवस्था और असंतुलन पैदा करता है और स्वाभाविक एकता पैदा नहीं कर पाता, तो यह जो है यही जो है व्यक्तिगत कार्य की अपर्याप्तता हो जाती है। यह असंगठन, असंतुलन और अव्यवस्था भी फैला देता है। इसके बाद जो है इमाइल दुर्कheim की आलोचनाएं की गई हैं, जिनमें प्रथम कुछ बिंदुओं के अंतर्गत हम स्पष्ट कर सकते हैं। इमाइल दुर्कheim के जो शोध विभिन्न विद्वानों ने उनके जो बिंदु हैं शोध प्रबंध के, उनके जैसे तथ्य है, अवधारणाएं हैं, पद्धति है, वर्गीकरण है, कारण, प्रभाव, सिद्धांत, निष्कर्षों के आधार पर मूल्यांकन और आलोचना की है। उनके हम मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट कर देते हैं। दुर्कheim ने पहले बिंदु में दावा किया था, पहला पॉइंट है उनका अस्पष्ट तथ्य, यानी उनके जो कुछ तथ्य हैं जो उन्होंने तथ्य दिए वे समाजशास्त्रीय हैं, परंतु अनेक समाजशास्त्री कहते हैं कि वे स्पष्ट नहीं हैं। जो सामाजिक तथ्य हैं और मनोवैज्ञानिक तथ्य हैं, दोनों में अंतर नहीं कर पाए इमाइल दुर्कheim। तो एकता जो है भावनिक तथ्य है, ना कि समाजशास्त्रीय। दूसरा है अस्पष्ट धारणाएं। इमाइल दुर्कheim ने जो अध्ययन प्रयुक्त किए हैं अवधारणाएं, प्रकार्य, एकता, खंडात्मक समाज, सामूहिक चेतना आदि मर्टन, रेमंड, एरन और आदि ने उनकी आलोचना की है। तीसरा बिंदु है अव्यावहारिक अध्ययन पद्धति। मर्टन और वर्गीस दुर्कheim द्वारा काम में ली गई अध्ययन पद्धति से असहमत हैं। वे दोनों को आपत्ति है कि दुर्कheim ने श्रम विभाजन और सामाजिक एकता के अध्ययन में भौतिक विज्ञान की अध्ययन पद्धति को मनमाने ढंग से प्रयोग किया है। वह अवैज्ञानिक और अविश्वसनीय तथा अप्रमाणित प्रयोग है। चौथा बिंदु बताया है त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण। और पांचवा बिंदु है तार्किक वर्गीकरण। और इसके अंतर्गत मर्टन, स्मुलियन और वीरस्टीड ने इनकी आलोचना की है। नेक्स्ट बिंदु है कारणों पर आपत्ति। उनके जो कारण हैं जनसंख्या के आकार और घनत्व में वृद्धि, वो ऐसे कारण हैं जैविक। इस प्रकार इन दोनों में जैविक कारणों पर आधार पर व्याख्या भी जीवशास्त्रीय व्याख्या हो जाती है, ना कि समाजशास्त्रीय। और नेक्स्ट बिंदु बताया है उनके कारण और परिणामों में अस्पष्टता है। और उसके बाद लास्ट बिंदु पे जो आलोचना की है वो है उद्विकासीय सिद्धांत की आलोचना। मर्टन ने दुर्कheim के उद्विकासीय सिद्धांत की आलोचना की है। वे कहते हैं कि दुर्कheim ने विकास के क्रम में एक छोर पे प्राचीन या यांत्रिक एकता वाले समाजों को रखा है, तो दूसरे छोर पे आधुनिक या स्वाभाविक एकता वाले समाजों को रखा है। तो दुर्कheim ने समाजों के उद्विकासीय जो है रेखीय, सरल और जटिल, मतलब रेखीय और सरल से जटिल और समानता से विभिन्नता आदि के द्वारा समझाया है। तो इसका कारण श्रम विभाजन जो बताया है उनको अनेक विद्वानों ने आपत्ति उठाई है। मर्टन भी यही आपत्ति उठाते हैं। सोरोकिन कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन का एक कारकीय सिद्धांत हो ही नहीं सकता। इस प्रकार दुर्कheim की जो उपयुक्त आलोचनाएं हैं उनका अर्थ ये कभी नहीं है कि श्रम विभाजन का सिद्धांत उनका निरर्थक या अनुपयोगी था। ठीक है, तो इस संदर्भ में जब जॉर्ज सिम्पसन और ये आदि जो समाजशास्त्री हैं
उन्होंने उनकी पुस्तक की आलोचना के उसमें जो है प्रमुख अपने शब्द बताए हैं। वे कहते हैं कि उस व्यक्ति की इंदुरखीम की प्रथम महान रचना है जिसने लगभग चौथाई शताब्दी तक फ्रांसीसी विचारधारा पर नियंत्रण किया है और जिसका प्रभाव भी घटने के स्थान पर बढ़ रहा है। यह पुस्तक आज भी ऐतिहासिक और प्रसंग के दृष्टिकोण से उन सभी को पढ़नी चाहिए जो सामाजिक विचारधारा के ज्ञान और सामाजिक समस्याओं में रुचि रखते हैं। इस प्रकार से हम इमाम दुर्खीम का जो है समाजशास्त्रीय विकास का सिद्धांत और या समाजशास्त्र के योगदान जो है उसका अध्ययन कर चुके हैं। अगर किसी को कुछ समझ में ना आए तो बच्चे पुनः पूछ सकते हैं।